हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। सोचिए, आपने कोई छोटी सी गलती की और आपका दिमाग उसी गलती को बार बार दोहराता है। आपको याद दिलाता है कि आप कितने बेकार हैं, कि आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। एक छोटी सी बात को लेकर एंजाइटी, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट और शेम के भाव हमें अंदर से तोड़ देते हैं। और यही वो जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और इमोशनल केओस का जाल। लेकिन क्या सच में हमारा दिमाग टूट चुका है? क्या वाकई हम इतने कमजोर हैं कि हर चैलेंज में बिखर जाए? नहीं, लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं, आपकी दिमाग टूटी नहीं है, इट जस्ट नीड्स अ मैकेनिक। यानी हमारा दिमाग खराब नहीं है, बस उसकी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है। जैसे एक गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी मेंटल मेंटेनेंस और इमोशनल रिपेयर की जरूरत होती है। यहीं से शुरुआत होती है इस किताब की, द ब्रेन मैकेनिक, जो न सिर्फ हमारे दिमाग की गहराई में जाकर उसकी वायरिंग समझाती है, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देती है जिससे हम अपनी सोच को दोबारा रिवायर कर सकें। यह किताब उन लोगों के लिए है जो रोज नेगेटिव थॉट्स से जूझते हैं, जिनकी नींद एंजाइटी से उखड़ी हुई है, जो हर डिसीजन से पहले डरते हैं कि कहीं फिर से ना फेल हो जाए। मतलब यह किताब हम सभी के लिए है जो कभी ना कभी अपने ही माइंड के शोर से परेशान हुए हैं। इस किताब में पीटर हॉलिंस एक थेरेपिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मैकेनिक की तरह आते हैं, हाथ में टूलकिट लिए हुए, और मकसद बस एक, आपको अपने माइंड के इंजन को फिर से चालू कराना सिखाना। यह किताब कोई ड्राई थ्योरी नहीं है, इसमें रियल लाइफ रिलेटेबल टेक्निक्स हैं, जैसे कैसे अपने थॉट्स को जर्नल किया जाए, एंजाइटी को डिकोड किया जाए, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल किया जाए और लाइफ के सेटबैक से बाउंस बैक किया जाए। इस ऑडियो बुक की शुरुआत में हम इसी सवाल से निकलते हैं, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक बन सकता हूं? और जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हां, हम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस, सही माइंडसेट और एक मैकेनिक जैसी स्किल सेट की, जो पीटर हॉलिंस हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं हाउ टू फिक्स योर थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल हैबिट्स लाइक अ रियल ब्रेन मैकेनिक। सोचो, तुमने एक इंपॉर्टेंट काम का प्लान बनाया, जैसे किसी को कॉल करना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी से माफी मांगना। लेकिन जैसे ही टाइम आया, तुम्हारा माइंड बहाने बनाने लगा, अभी नहीं, कल कर लूंगा, क्या जरूरी है, ज़ेरेनिया, कहीं कुछ गलत हो गया तो? और आखिरकार तुम वो काम नहीं करते। फिर गिल्ट होता है और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम वाकई वीक हो? क्या तुम में विल पावर की कमी है? जवाब है नहीं। दिक्कत सिर्फ यह है कि तुम्हारा ब्रेन ट्यून्ड नहीं है, वो कंफ्यूज्ड सिग्नल्स भेज रहा है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा ब्रेन एक कार है। अगर उस कार के टायर्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो वो सही डायरेक्शन में नहीं चलेगी, चाहे स्टीयरिंग सही हो। उसी तरह हमारा दिमाग भी अगर सही थॉट्स और इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर रहा तो हम चाह कर भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कार खराब है या उसे बदलना पड़ेगा, बस उसे ट्यून करना है, सर्विस देनी है। सबसे पहले हमें समझनी है, तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ नहीं है, बस उसकी ट्यूनिंग बिगड़ी है। ये ट्यूनिंग कैसे बिगड़ती है? वो तब होता है जब हम धीरे धीरे अनहेल्थी थिंकिंग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर और प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग बन जाती है। यानी अब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जिस तरह ये पैटर्न्स बने हैं, उसी तरह उन्हें बदला भी जा सकता है। ब्रेन की सबसे अमेजिंग क्वालिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा ब्रेन खुद को चेंज कर सकता है, रीवायर कर सकता है, अगर हम उसे सही इनपुट दें। और यही इस सेक्शन का कोर मैसेज है, यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा
कि तुम किसी मेंटल इलनेस के शिकार नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम बस एक बेटर अपडेट मांग रहा है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारा फोन हैंग कर रहा है, एप्स क्रैश हो रहे हैं। क्या तुम तुरंत फोन फेंक देते हो? नहीं, तुम बैकग्राउंड एप्स क्लोज करते हो, अननेसेसरी फाइल्स डिलीट करते हो और सिस्टम अपडेट करते हो। बस ऐसा ही कुछ हमें अपने ब्रेन के साथ करना होता है। अननेसेसरी थॉट्स को क्लियर करना है, लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करना है और सही हैबिट्स डालनी है। सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप यही है, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, लाइक एंजाइटी, एंगर या शेम, पॉज करके खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? इस थॉट की ओरिजिन क्या है? क्या यह सच है या बस मेरा डर बोल रहा है? जब तुम इस तरह खुद से बातचीत शुरू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन पैसिव मोड से निकलकर एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। अगला स्टेप है थॉट्स को एक्सटर्नलाइज करना, यानी उन्हें अपने माइंड से निकालकर किसी सेफ जगह पर डालना, जैसे पेपर या नोट्स ऐप। इसे कहते हैं थॉट जर्नलिंग। इसमें कोई स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, बस जैसा माइंड में आ रहा है वैसे लिखते जाओ। इस प्रोसेस से तुम अपनी थिंकिंग को बाहर से देख पाते हो और वो स्केरी थॉट्स अब उतने पावरफुल नहीं लगते। उन्हें न्यूट्रल रूप में देखना पॉसिबल होता है। एक और पावरफुल टेक्निक है लेबलिंग योर मेंटल स्टेट। अगर तुम एंग्शियस हो तो सीधे कहो, मैं अभी तनाव महसूस कर रहा हूं। साउंड सिंपल, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है क्योंकि इससे माइंड को क्लैरिटी मिलती है। वो कंफ्यूज नहीं रहता कि क्या हो रहा है, बल्कि उसे क्लियर सिग्नल मिलता है कि हां, अभी एंजाइटी है और ये फीलिंग टेम्पोरेरी है। इससे इमोशन को रेगुलेट करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। माइंड को ट्यून करना कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये डेली मेंटेनेंस का काम है, जैसे ब्रशिंग योर टीथ। तुम्हें बार बार खुद को रिमाइंड करना होगा कि मैं एक प्रोसेस में हूं। तुम हर दिन अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व करोगे, इमोशंस को नेम करोगे और धीरे धीरे ब्रेन को सेफ, क्लियर और फोकस थॉट्स देना शुरू करोगे। ये प्रैक्टिस एक दो दिन में रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। इस सेक्शन का अंत एक एम्पावरिंग मैसेज से होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस गुमराह हो गया है। और अब जब तुम्हारे पास सही टूल्स है तो तुम उसे फिर से रास्ते पर ला सकते हो। तुम अपने ब्रेन के मैकेनिक बन सकते हो, अपने थॉट्स को ट्यून करके, इमोशंस को बैलेंस करके और एक ऐसा माइंडसेट बनाकर जिसमें क्लैरिटी, काल्मनेस और कंट्रोल हो। यही है पहला स्टेप। अपने ब्रेन को ब्लेम करना बंद करो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। हर इंसान कभी ना कभी ऐसी सोच में फंसता है जो खुद उसके ही खिलाफ काम करती है। ये सोच दिखती तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को खा जाती है। इसे कहते हैं थिंकिंग ट्रैप्स, यानी ऐसी मेंटल पैटर्न्स जो बार बार रिपीट होती हैं और हमें स्टक फील कराती है। एक कॉमन थिंकिंग ट्रैप है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें इंसान हर चीज को या तो पूरी तरह सक्सेस मानता है या पूरी तरह फेलियर। जैसे अगर किसी एग्जाम में 90 नहीं आया तो लगेगा कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, या अगर किसी प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती हो गई तो लगेगा कि पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। इस सोच में कोई बीच का रास्ता नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में परफेक्शन रेयर होता है। ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी छोटी प्रोग्रेस को भी एक्सेप्ट करना सीखें। दूसरा बड़ा ट्रैप है माइंड रीडिंग। इसमें हम मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है और अक्सर हम नेगेटिव ही सोचते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा तो हम सोच लेते हैं कि शायद उसे हमसे प्रॉब्लम है, जबकि रियलिटी में हो सकता है कि वो बिजी हो या थका हुआ हो। यह हैबिट हमारी रिलेशनशिप्स को क्वाइटली डैमेज कर सकती है। एक और सटल ट्रैप होता है ओवर जनरलाइजेशन। इसमें एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटी पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर एक बार कोई इंटरव्यू खराब गया तो हम मान लेते हैं कि हम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक बार रिजेक्शन हुआ तो लगेगा कि हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा। लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है, हर बार रिजल्ट रिपीट नहीं होगा। इमोशनल रीजनिंग भी एक खतरनाक ट्रैप है।
इसमें हम अपने इमोशंस को ही ट्रूथ मान लेते हैं। अगर हम एंग्शियस फील कर रहे हैं तो मान लेंगे कि कुछ बुरा होने ही वाला है। अगर हम गिल्टी फील कर रहे हैं तो सोचेंगे कि हमने सच में कुछ गलत किया है, जबकि इमोशन सिर्फ एक रिएक्शन है, पूरी रियलिटी नहीं। शुड स्टेटमेंट्स भी बहुत डैमेज करती है, जैसे मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये बातें गिल्ट और रिग्रेट को बढ़ाती हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। खुद को इतनी सख्ती से जज करना धीरे धीरे इनर क्रिटिक को स्ट्रांग बना देता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी हर बात का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इमेजिन करना, यह भी एक ऑटोमेटिक ट्रैप है। जैसे सिर में हल्का दर्द हुआ तो सोचना कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ तो मान लेना कि सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। यह सोच एंजाइटी को बहुत बढ़ा देती है। फिल्टरिंग भी एक कॉमन हैबिट है, जिसमें इंसान पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करता है। जैसे अगर 10 लोगों ने तुम्हारी तारीफ की और एक ने क्रिटिसिज्म किया तो तुम बस उसी क्रिटिसिज्म को याद रखोगे। इससे सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगती है। अब इन ट्रैप्स से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो पॉज करके सोचो, क्या मैं किसी थिंकिंग ट्रैप में फंस गया हूं? क्या मैं कोई असम्पशन बना रहा हूं? क्या यह सोच रियलिटी पर बेस्ड है या सिर्फ फियर ड्रिवन है? दूसरा स्टेप है रिफ्रेमिंग, यानी सोच को नए पर्सपेक्टिव से देखना। अगर कोई सिचुएशन खराब लग रही है तो खुद से पूछो, इसमें मेरे सीखने लायक क्या है? अगर कोई गलती हुई तो वो मुझे क्या सिखा रही है? रिफ्रेमिंग से सोच हल्की होती है और नया मोटिवेशन पैदा होता है। इन ट्रैप्स को तोड़ना कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट का। जब तुम धीरे धीरे अपनी सोच के इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू करोगे तो खुद को ज्यादा फ्री, कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दिमाग एक साथ हजारों बातों से भरा हुआ महसूस करता है? जैसे कोई ब्राउजर है जिसमें बहुत सारे टैब्स एक साथ खुले हों, हर टैब एक अलग थॉट या चिंता का सिंबल बन चुका है। एक तरफ पास्ट मिस्टेक्स की गिल्ट है, दूसरी ओर फ्यूचर की चिंता, ऊपर से रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो कभी खत्म ही नहीं होते। इस हालत को कहते हैं मेंटल क्लटर, यानी दिमागी भीड़। मेंटल क्लटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देती है। तुम चाहे किसी सिंपल चीज पर भी सोचो, जैसे क्या खाना है या किससे बात करनी है, तो भी माइंड क्लियर नहीं हो पाता। यह कंफ्यूजन अंदर से इतना भारी बन जाता है कि एनर्जी ड्रेन होने लगती है। और जब माइंड थका होता है तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाती है। अब सवाल यह है, इस दिमागी भीड़ को साफ कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है माइंड डंप। इसका मतलब है कि जो भी चीजें तुम्हारे माइंड में घूम रही हैं, उन्हें एक नोटबुक में या फोन के नोट्स में लिख डालो। बिना सोचे बस सब कुछ लिखते जाओ, काम, चिंता, डर, प्लान्स, आइडियाज, सब कुछ। यह लिखना ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग से फालतू फाइल्स डिलीट कर रहे हो। दूसरा स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। जब सब कुछ सामने आ जाए तो खुद से पूछो, क्या यह सच में इंपॉर्टेंट है? क्या यह अभी मेरे कंट्रोल में है? क्या यह मुझे ग्रो करने में मदद करेगा? बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जो बस आदत से या डर से दिमाग में चिपकी हुई हैं, लेकिन उनका कोई रियल पर्पस नहीं है। उन्हें पीसफुली छोड़ देना सीखो। मेंटल क्लटर का एक और बड़ा सोर्स होता है अनफिनिश्ड टास्क्स, यानी वो काम जो तुमने शुरू तो किए थे लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। हर अधूरा काम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ओपन लूप की तरह घूमता रहता है, और जब ऐसे कई लूप इकट्ठा हो जाते हैं तो माइंड का प्रोसेसर स्लो हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को फिनिश करना शुरू करो, चाहे वो मेल का जवाब देना हो या कबर्ड साफ करना। सोशल मीडिया भी एक इनविजिबल क्लटर है। हम जितनी बार फोन चेक करते हैं उतनी बार हमारा ब्रेन एक नई सूचना प्रोसेस करता है। ये बार बार ध्यान बंटाने वाला पैटर्न हमारी मानसिक बैंडविड्थ को खा जाता है। अगर तुम हर घंटे फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो दिमाग को फोकस रहना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए डेली कुछ टाइम ऐसा रखो जहां तुम डिजिटल डिटॉक्स कर सको। एक पावरफुल टेक्निक है मेंटल मिनिमलिज्म अपनाना।
जैसे फिजिकल चीजों को कम करके स्पेस बनती है, वैसे ही माइंड में भी कम थॉट्स, कम वरीज और कम अननेसेसरी गोल्स रखकर क्लैरिटी लाई जा सकती है। हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है उसी पर फोकस करो। ध्यान यानी मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग भी मेंटल क्लटर को रिलीज करने में मदद करते हैं। जब तुम एक जगह शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो माइंड को एक रीसेट बटन मिल जाता है। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे माइंड की ओवर एक्टिविटी को काम करती है और तुम्हें इनर पीस की तरफ ले जाती है। मेंटल क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसे क्लियर विजन से देख पाओगे। तुम रिएक्ट नहीं करोगे बल्कि रिस्पॉन्ड करोगे। ये क्लैरिटी तुम्हारी इमोशनल हेल्थ, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स तीनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करेगी। आखिर में यह समझना जरूरी है कि क्लटर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी जमा होता है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही माइंड की भी सफाई जरूरी है। यह सफाई ही तुम्हें फ्री करती है नए आइडियाज, बेहतर सोच और एक शांत सेंटर्ड लाइफ के लिए। कभी गौर किया है कि दिन भर में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, बॉस? नहीं, सबसे ज्यादा बातचीत हम खुद से करते हैं और इसी को कहते हैं सेल्फ टॉक। ये वो इंटरनल आवाज है जो हर डिसीजन, हर डाउट, हर फेलियर और हर खुशी के समय हमारे अंदर गूंजती है। अब सवाल यह है, क्या यह आवाज तुम्हारी दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि अगर यह सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो चाहे दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, तुम खुद को नकारने लगोगे। और अगर यह आवाज सपोर्टिव है तो चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अंदर से मजबूत बने रहोगे। सोचो, अगर हर बार तुमसे कोई बोले तुम लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलत करते हो, तो क्या तुम ग्रो कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन यही बात अगर कोई अंदर से कह रहा हो, तुम्हारा खुद का दिमाग, तो उसका असर और भी डीप होता है। यही वजह है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व और हील करना जरूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के कुछ कॉमन फॉर्म्स होते हैं, जैसे मुझसे कभी कुछ ठीक नहीं होता, मैं बहुत अनलकी हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं सब कुछ खराब कर देता हूं। ये बातें धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम में जड़ पकड़ लेती हैं और हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई ऐसी थॉट आए जो तुम्हें नीचे खींच रही हो, उसे पकड़ो और पॉज करो। खुद से पूछो, क्या यह सच है या बस एक पुराने डर का रिफ्लेक्शन है? क्या मैं खुद से वैसे बात कर रहा हूं जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करता? दूसरा स्टेप है रिफ्रेम करना, यानी उस नेगेटिव थॉट को धीरे धीरे न्यूट्रल या पॉजिटिव में बदलना। जैसे मैं सब कुछ खराब कर देता हूं को बदलो, मैंने कुछ गलतियां की हैं लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं, या मुझसे कुछ नहीं होगा की जगह कहो, अगर मैं कोशिश करता रहूं तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। एक पावरफुल एक्सरसाइज है खुद के साथ मिरर टॉक करना। हर सुबह आईने में खुद की आंखों में देखकर 2-3 एम्पावरिंग सेंटेंसेस बोलो, जैसे मैं केपेबल हूं, मुझ में पोटेंशियल है, मैं धीरे धीरे बेटर बन रहा हूं। शुरू में ये ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत डीप होता है। सेल्फ टॉक का एक और पहलू है काइंडनेस। जब कोई और मिस्टेक करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार बेटर होगा। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो खुद को मेंटली पनिश करते हैं। यह हार्शनेस हमारी इमोशनल एनर्जी को खा जाती है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वही सॉफ्टनेस रखना जो तुम अपने किसी क्लोज इंसान के लिए रखते हो। एक और प्रैक्टिकल तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना। हर दिन 5 से 10 ऐसे वाक्य लिखो जो तुम्हें स्ट्रेंथ दें, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ग्रोथ की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने इमोशंस को समझ सकता हूं। जब यह बात बार बार लिखी और पढ़ी जाती है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। और याद रखो, सेल्फ टॉक कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। यह एक हैबिट है जिसे डेली प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे हम जिम जाकर बॉडी स्ट्रांग करते हैं, वैसे ही डेली पॉजिटिव डायलॉग्स से हम माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। आखिर में खुद से बात करना सिर्फ सोचने का हिस्सा नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह तय करता है कि तुम हर सिचुएशन को कैसे प्रोसेस करते हो।
डर से या हिम्मत से, डाउट से या क्लैरिटी से। अगर तुमने अपनी इनर वॉइस को अपना एलाई बना लिया तो दुनिया की कोई नॉइज तुम्हें डगमगा नहीं सकती। जिंदगी कभी भी लीनियर नहीं होती। कभी सब कुछ स्मूथ चलता है तो कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे हर चीज हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। ऐसे समय में जो चीज हमें सबसे ज्यादा काम आती है वो है इमोशनल रेजिलियंस, यानी अपने इमोशंस को समझना, संभालना और मुश्किल समय में भी स्टेबल बने रहना। सोचो, किसी दिन तुम्हारा कोई बड़ा प्लान फेल हो गया। जिस चीज के लिए महीनों से मेहनत कर रहे थे वो एक झटके में खत्म हो गया। अब दो रास्ते होते हैं, या तो तुम पैनिक करोगे, खुद को ब्लेम करोगे और अंदर से टूट जाओगे, या फिर तुम थोड़ी देर रुककर डीप ब्रेथ लोगे, सिचुएशन को समझोगे और सोचोगे कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि हमें दुख नहीं होगा या हम परेशान नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम उन इमोशंस को एक्सेप्ट करें लेकिन उसमें फंसे नहीं। जैसे जब बारिश होती है तो हम भीगते हैं पर उसमें डूबते नहीं, वैसे ही इमोशंस को फील करो बट डोंट ड्राउन इन देम। अब सवाल आता है, रेजिलियंस डेवलप कैसे करें? सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब कोई पेनफुल इमोशन आए तो खुद से पूछो, मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं? गुस्सा, डर, दुख या फ्रस्ट्रेशन? फिर उस इमोशन को लेबल करो, जैसे ये एंग्जाइटी है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। रिसर्च बताता है कि सिर्फ इमोशन को नाम देने से ही उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा पावरफुल तरीका है ब्रीदिंग। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी सांसें तेज और शैलो हो जाती हैं, लेकिन अगर हम 1 से 2 मिनट के लिए स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करें तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। यह स्मॉल ट्रिक हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती है। तीसरी चीज है रिफ्रेमिंग। जब भी कोई सेटबैक मिले तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जैसे अगर कोई जॉब नहीं मिली तो सोचो कि शायद कोई बेटर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बनी है, या अगर किसी ने हर्ट किया तो सोचो कि यह तुम्हें और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना रहा है। हर पेनफुल अनुभव में कुछ ना कुछ सीख छुपी होती है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी होती है। इमोशनल रेजिलियंस का एक और पार्ट है बाउंड्रीज रखना। कई बार हम दूसरों की नेगेटिविटी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। किसी का गुस्सा, जजमेंट या कंप्लेंट सीधा हमारे दिल में घुस जाता है, लेकिन अगर हम अंदर से ग्राउंडेड हों तो हम कह सकते हैं ये इमोशन मेरा नहीं है, ये उस इंसान की स्ट्रगल है। इसके साथ साथ जर्नलिंग भी एक शानदार टूल है। जब भी अंदर कंफ्यूजन या इमोशनल स्टॉर्म चल रहा हो तो उसे लिख दो। कुछ लाइंस ही क्यों ना हो, वो तुम्हें क्लैरिटी देंगी। जर्नलिंग तुम्हारे माइंड का डिटॉक्स है। जैसे बॉडी के लिए पसीना निकलना हेल्थी होता है, वैसे ही इमोशंस के लिए वर्ड्स का बाहर आना जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से काइंडनेस। जब हम इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो खुद को जज करना बंद करो। खुद से कहो, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। खुद से बात करो वैसे जैसे तुम अपने किसी दुखी दोस्त से करते। रेजिलियंस एक स्किल है, एक मसल है जो बार बार प्रैक्टिस से मजबूत बनती है। हर बार जब तुम किसी इमोशनल चैलेंज को बिना टूटे फेस करते हो, तुम अंदर से थोड़ा और पावरफुल बन जाते हो। अंत में याद रखो, स्टॉर्म सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जो सीखता है उसमें खड़ा रहना, वही सच्चा वॉरियर बनता है। इमोशनल रेजिलियंस कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और तुम इसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम किसी बात को लेकर इतना सोच रहे हो कि खुद ही थक चुके हो? जैसे एक ही चीज दिमाग में बार बार रिप्ले हो रही है। तुम उसे सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन जितना सोचते हो उतना ही उलझते जाते हो। यही है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार सोचना और हर पॉसिबिलिटी को डिसेक्ट करना। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह हमें एक्शन लेने से रोकती है। जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक हम कुछ करते नहीं, और जब हम कुछ करते नहीं तो हमारी एंग्जाइटी और गिल्ट और बढ़ जाती है। फिर हम सोचते हैं काश मैंने कुछ किया होता, और यह साइकिल रिपीट होती रहती है। यह एक मेंटल ट्रैप है जहां हमारा माइंड हमें यह इल्यूजन देता है कि हम सोच के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है
कि हम बस इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहे हैं, और यह सब रियल सॉल्यूशन से बहुत दूर होता है। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला स्टेप है इस लूप को पहचानना। जब भी तुम खुद को एक ही थॉट को बार बार सोचते हुए पाओ, वहां पॉज करो। खुद से पूछो, क्या यह थॉट किसी सॉल्यूशन की ओर ले जा रहा है या बस मुझे स्टक कर रहा है? दूसरा तरीका है लिख दो। ओवर थिंकिंग ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन जब तुम उन थॉट्स को पेपर पर उतारते हो तो वो सामने दिखने लगते हैं, और सामने दिखने के बाद तुम उनमें पैटर्न ढूंढ सकते हो, उन्हें क्वेश्चन कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। तीसरा तरीका है डिसीजन डेडलाइंस। बहुत बार हम इसलिए सोचते रह जाते हैं क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना होता है और हम उसमें परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन परफेक्ट डिसीजन कोई नहीं लेता, सिर्फ टाइमली डिसीजन मैटर्स करता है। इसलिए खुद को छोटी छोटी डेडलाइंस दो। जैसे इस इश्यू पर मैं आज शाम तक फाइनल कॉल लूंगा, उसके बाद नहीं सोचूंगा। एक और पावरफुल टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन विद इंटेंशन। जब दिमाग बहुत ज्यादा घूम रहा हो तो खुद को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाओ, जैसे वॉक पर जाना, कुछ फिजिकल काम करना, कोई किताब पढ़ना या किसी से मीनिंगफुल बात करना। इससे माइंड रीसेट होता है और वही थॉट अब उतनी इंटेंस नहीं लगती। ओवर थिंकिंग से निकलने का एक और तरीका है माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना। जब भी तुम्हें लगे कि दिमाग फ्यूचर या पास्ट में उलझा है तो एक डीप सांस लो और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो, जैसे आवाजें, रंग, हवा की ठंडक। ये तुम्हें अभी के मोमेंट में ग्राउंडेड करता है। ओवर थिंकिंग की एक खास पहचान होती है व्हाट इफ सवाल, जैसे व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ वो इंसान मुझसे नाराज हो गया, व्हाट इफ मेरी बात गलत लग गई। ऐसे में खुद से काउंटर क्वेश्चन करो, व्हाट इफ सब कुछ ठीक हो गया? क्या मैं खुद को जरा सा चांस दे सकता हूं ट्रस्ट करने का? और याद रखो, हर थॉट सच नहीं होता। दिमाग का काम है सोचना, हर तरह का सोचना, लेकिन हमारा काम है डिसाइड करना कि किस थॉट को इंपॉर्टेंस देना है। तुम्हारा माइंड एक रेडियो की तरह है, हर तरह के स्टेशन बजाएगा, लेकिन तुम्हारे पास रिमोट है यह तय करने का कि कौन सा स्टेशन ऑन रखना है। आखिर में ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यह रोज का प्रैक्टिस है। अपने थॉट्स को समझने, मैनेज करने और धीरे धीरे उन्हें हेल्थी डायरेक्शन में शिफ्ट करने का। जितना ज्यादा तुम सोचने से करने की ओर जाओगे, उतनी क्लैरिटी और पीस तुम्हारी लाइफ में आएगी। हम सबने सुना है कि IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोटेंट जरूरी है, लेकिन आज की दुनिया में उससे भी ज्यादा जरूरी है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी समझदारी दिखाना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की फीलिंग्स को समझना, दूसरों के इमोशंस को पहचानना और सिचुएशंस को कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना। अब सोचो, एक ऑफिस मीटिंग चल रही है और एक सहकर्मी ने तुम्हारे आइडिया पर ताना मार दिया। अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। इंस्टेड तुम पहले खुद को काम करोगे, फिर सोचोगे कि शायद उसका कोई पर्सनल इश्यू चल रहा है या शायद उसे इनसिक्योरिटी हो रही है। ऐसा सोचने से तुम इमोशनली स्टेबल रह पाओगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की जगह हल हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें खुद ही नहीं पता कि हम किस इमोशन से गुजर रहे हैं, तो हम दूसरों की फीलिंग्स कैसे समझ सकते हैं? अगर हम जान लें कि अभी हम इरिटेट हैं या सैड हैं या एंग्शियस हैं, तो हम उस इमोशन को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बिना उसे दूसरों पर निकाले। दूसरी स्किल है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना, ना कि उनसे कंट्रोल होना। जब कोई चीज हमें हर्ट करती है तो यह जरूरी नहीं कि हम उसी मोमेंट रिएक्ट करें। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और फिर एक्शन लेना, यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इंपल्सिव बिहेवियर अक्सर हमें रिग्रेट के रास्ते पर ले जाता है। तीसरी स्किल है एम्पैथी, यानी सामने वाले की सिचुएशन को उसकी नजरों से देखना। जब कोई दोस्त परेशान होता है तो उसे लॉजिक नहीं चाहिए, उसे कनेक्शन चाहिए। बस इतना कह देना कि मैं समझ सकता हूं कि तू कैसा फील कर रहा है,
यह सेंटेंस ही किसी का दिल हल्का कर सकता है। एम्पैथी रिश्तों में वो वार्मथ लाती है जो सिर्फ वर्ड्स नहीं दे सकते। चौथी स्किल है सोशल स्किल्स, यानी लोगों से जुड़ने की एबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली हैंडल करना और टीम वर्क में काम करना। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जानता है कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो लोगों को जज नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। दिन के अंत में खुद से सवाल करो, आज किस मोमेंट पर मुझे गुस्सा आया, दुख हुआ या खुशी मिली, और मैंने कैसे रिएक्ट किया। इससे तुम्हें अपनी इमोशनल पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका है एक्टिव लिसनिंग। अक्सर हम दूसरों की बात सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब तुम ध्यान से सुनते हो उनके टोन, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को, तब तुम असली मैसेज समझ पाते हो और वहीं से एम्पैथी शुरू होती है। तीसरा तरीका है पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में तुरंत जवाब मत दो, चाहे वो गुस्से में भेजा गया मैसेज हो या कोई चुभती बात। थोड़ी देर रुको, एक गहरी सांस लो, फिर सोचो कि इस सिचुएशन को वाइजली कैसे हैंडल किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, नॉन वर्बल क्यूज को पहचानो। कई बार इंसान कहता कुछ है पर उसके चेहरे, आंखों या बॉडी लैंग्वेज में कुछ और दिखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इन सिग्नल्स को डिकोड करना। यह स्किल तुम्हें सिर्फ अच्छे रिश्ते ही नहीं, एक अच्छा लीडर, दोस्त और इंसान भी बनाती है। अंत में याद रखो, जितना अच्छा हम इमोशंस को समझते हैं, उतनी ही बेहतर हमारी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ सेटिस्फैक्शन होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई थ्योरी नहीं है, यह हर दिन की प्रैक्टिस है। और यह प्रैक्टिस तुम्हें वो इनर पावर देती है जो सबसे मुश्किल रिश्तों को भी हील कर सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कि हमारा दिमाग सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है, यह एक पावरफुल सिस्टम है जिसे सही टूल्स, टेक्निक्स और माइंड सेट के जरिए रिवायर किया जा सकता है। चाहे वो एंजाइटी हो, ओवरथिंकिंग हो, इमोशनल आउटबर्स्ट्स हो या टॉक्सिक हैबिट्स, हर चीज को धीरे धीरे सुधारना पॉसिबल है। बस जरूरत है अवेयरनेस, एफर्ट और पेशेंस की। हमने समझा कि कैसे हमारी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स आपस में जुड़कर एक पूरा लूप बनाते हैं। अगर हम उस लूप में कॉन्शियस इंटरवेंशन कर पाएं, जैसे पॉज लेना, जर्नलिंग करना, इमोशनल क्यूज पढ़ना या डिसीजन डेडलाइन सेट करना, तो हम अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं, उसके स्लेव नहीं। इस जर्नी में एक बात सबसे क्लियर हो गई, कोई परफेक्ट माइंड नहीं होता, लेकिन एक समझदार माइंड जरूर हो सकता है। और वो समझदारी आती है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं और खुद के पैटर्न्स को ब्रेक करने की हिम्मत रखते हैं। ग्रोथ कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है, अवेयरनेस के एक छोटे से स्पार्क से। अगर तुम भी बार बार नेगेटिव थॉट्स में फंसते हो, खुद पर डाउट करते हो या दूसरों के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये याद रखो, हर नई कोशिश तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो। तुम अपने माइंड के मैकेनिक हो, तुम ही उसे रिपेयर कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो और अपग्रेड भी कर सकते हो। तो आज से एक स्मॉल स्टेप लो। हो सकता है वो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना हो या एक नया थॉट पैटर्न प्रैक्टिस करना हो, लेकिन ये स्मॉल स्टेप्स ही मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, ये पावर तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है।